अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, मौजूदा दौर में कभी सिम्पसन नामी कार्टून सीरीज़ की सूरत में तो कभी दी इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन की सूरत में मुख्तलिफ़ किस्म की मनसूबाबंदियाँ ज़ाहिर की जाती हैं, लेकिन इससे पहले दौर में नावल्स इस मामले में अहम किरदार अदा करते थे। जी हाँ दोस्तों, नावल्स की बदौलत दुनिया भर में किसी भी वाक़े की मशहूरी करवाना या किसी मनगढ़ंत कहानी को आम करने की कोशिश करना शामिल रहा है। इन्हीं में से कुछ नावल्स जिनका तज़किरा आज हम अपनी इस वीडियो में करेंगे, इनके बारे में कहा जाता है कि जब इन नावल्स को तहरीर किया गया और लोगों में इनकी मकबूलियत हासिल हुई तो वो ख्वाबो ख्याल से कम नहीं महसूस होते थे, मगर हैरान कुन तौर पर इनमें की जाने वाली पूरी सरार बातें हकीकी ज़िंदगी में दुरुस्त साबित हो गईं। जिनमें से एक मशहूर ज़माना वाक़या टाइटैनिक नामी जहाज़ का है, जिसके बारे में कहा जाता है कि एक अमरीकी मुसन्निफ मॉर्गन रॉबर्टसन ने 1898 यानी टाइटैनिक के हादसे से 12 साल कबल अपने एक नावल फ्यूटिलिटी में इस तरह के एक हादसे का जिक्र किया था। जी हाँ सामीन, तारीख के मुताबिक कहा जाता है कि ये नावल एक जहाज़ टाइटन के डूबने के गिर्द घूमता था, यानी टाइटन नाम के इस जहाज़ की कहानी भी हूबहू टाइटैनिक जैसी थी, और नावल में जो तफसीलात दी गई थी वो हैरान कुन हद तक टाइटैनिक के डूबने से मुमासलत रखती थी। सबसे पहली चीज़ जो मुमासलत रखती थी वो जहाज़ के नाम थे, जिनमें महज 2 हरूफ का फ़र्क था। इसके अलावा नावल में जहाज़ का जो साइज़ था वो भी टाइटैनिक जैसा था, जबकि नावल में भी जहाज़ अप्रैल में ही डूबता है। इसी तरह दोनों जहाज़ों को कभी ना डूबने वाला करार दिया गया था, और नावल की तरह टाइटैनिक में भी लाइफ बोट्स की तादाद बहुत कम थी। अरसा दराज बाद जब टाइटैनिक का वाक़या सामने आया तो मुसन्निफ से इस बारे में तफसीलात पूछी गई, जिस पर इसने बताया कि दोनों कश्तियों के दरमियान इतनी मुमासलत की वजह इनके पास बहुत ज़्यादा मालूमात का होना था, जो कि इस बात को जाहिर कर रहा है कि अपने नावल में ऐसे वाक़े का जिक्र एक सोचा समझा मंसूबा था। इसी तरह चांद पर लैंडिंग का वाक़या भी 1865 में एक फ्रांसीसी मुसन्निफ जूलिस वर्न के नावल फ्रॉम दी अर्थ टू मून में जिक्र कर दिया गया था, जिसमें मुसन्निफ ने इंसानों के चांद पर पहुंचने के सफ़र को बयान किया था, और फिर दुनिया ने देखा कि अपोलो 11 के ज़रिए इंसान चांद पर पहुंचे और उसी अंदाज में पहुंचे जैसे मुसन्निफ ने अपने नावल में बयान किया था। यहाँ तक कि अमले में भी उतने ही लोग थे जितने मुसन्निफ ने तहरीर किए थे। इस मुसन्निफ ने खला में इंसानी बेवजनी के तजुर्बे का जिक्र भी किया था, जो कि हकीकत साबित हुआ। इसके अलावा H.G. वेल्स ने अपने नावल दी वर्ल्ड सेट फ्री में यूरेनियम से बने दस्ती बमों की तैयारी की पेशनगोई की थी, जो कि बहुत ज़्यादा तबाही मचा सकते थे, जिसे उन्होंने एटम बम का नाम दिया था, और मुसन्निफ का कहना था कि ये बम मुस्तकबिल में बहुत ज़्यादा तबाही मचाएंगे। इनकी किताब शाया होने के 31 साल बाद हकीकी एटम बम को जापानी शहरों पर गिराया गया, जबकि H.G. वेल्स ने अपनी तहरीरों में एटम बम के अलावा टैंक, कंप्यूटर, VCR, टेलीविज़न की इजाद के मुतालिक पहले से बता दिया था, और इसी तरह उन्होंने टाइम मशीन का तस्वुर भी पेश किया था। नाजरीन, सन 1888 के एक नावल लिंकिंग बैकवर्ड में मुसन्निफ एडवर्ड बिलामे ने क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल की पेशनगोई की थी, जो कि 1950 की दहाई में बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। याद रहे नाजरीन कि लिंकिंग बैकवर्ड नामी ये नावल अमेरिका के दूसरे नंबर पर बिकने वाला मशहूर नावल था, जिसमें मुस्तकबिल में कायम होने वाले एक आइडियल मुआशरे की अक्कासी की गई थी। इस नावल में मरकजी किरदार 1887 में सोता है और इसकी आंख सन 2000 में खुलती है, जहां वो ज़माने की जिद्दत और क्रेडिट कार्ड की सहूलत से माला माल होता है। जबकि ऐसी ही पेशनगोई करने वाला एक नावल सन 1898 में मार्क ट्वाइन ने एक मुख्तसर कहानी फ्रॉम दी लंदन टाइम में 1904 में एक जुर्म के इसरार का जिक्र किया था, जिसमें एक साइंटिस्ट जिसने टेलीट्रोस्कोपिक तैयार किया था, इसको कत्ल कर दिया जाता है। इस इजाद को मुसन्निफ ने लामहदूद फासले तक इस्तेमाल होने वाला फ़ोन करार दिया था, जो कि दुनिया भर में ऐसा नेटवर्क तश्कील देता है जिससे मालूमात तक हर एक की रसाई हो जाती है, और ये आज के इंटरनेट से मिलता जुलता है। यानी वाज़े तौर पर इंटरनेट की इजाद को साल पहले नावल के ज़रिए ज़ाहिर कर दिया गया था। इसके अलावा सुकून आवर अद्वियात के वजूद में आने से सालों पहले एक नावल में ऐसी अद्वियात का जिक्र भी हैरान कुन है। जी हाँ सामीन, मशहूर ज़माना नावल ब्रेव न्यू वर्ल्ड में ऐसे मुआशरे का तज़किरा किया गया है जो कि नफ्सियाती मसाइल का शिकार होता है। मुनशियात के आदि शहरी मिजाज खुशगवार रखने के लिए मखसूस अद्वियात का इस्तेमाल करते थे, जो कि उदासी और परेशान कुन ख्यालात से निजात दिलाती। ये नावल सुकून आवर अद्वियात के पहले तजर्बा से 2 दहाइयों कबल लिखा गया था, और मुसन्निफ ने इसकी दुनिया भर में मकबूलियत की भी दुरुस्त पेशनगोई की।
दोस्तों इसके अलावा मुसन्निफ ने ब्रेव न्यू वर्ल्ड में मुस्तकबिल की ऐसी दुनिया की झलक पेश की जिसमें इंसान ने इसकी आज़ादी सलब कर ली है। मुसन्निफ ने इस नावल में ये तस्वुर भी पेश किया कि हर मामले में बेलगाम या मादर पिदर आज़ादी वही नताइज पैदा करती है जो सख्त तरीन पाबंदियाँ आयद करने से पैदा होते हैं। हम भी बिल्कुल एक ऐसे ही दौर में जी रहे हैं। तलवार से टुकड़े करने के बजाय हमें मीठी छुरी से ज़िबा किया जा रहा है। 2.5-3 अशरों के दौरान मीडिया में इंतहाई गैर मामूली बल्कि इनकलाब आवर पेशरफ्त ने सब कुछ बदल कर उलट पुलट करके रख दिया है। वो ज़माना कब का गुजर चुका है जब स्याह को सफ़ेद साबित करने पर एड़ी चोटी का जोर लगाया जाता था और तब भी बात ना बनती थी। लोग शुकूक व शुबहात में मुब्तला रहते थे। जहन उलझा ही रहता था कि स्याह को सफ़ेद समझें या ना समझें। अब हर मामले में इतने ज़्यादा ऑप्शन दे दिए गए हैं कि सही और गलत के बारे में तेज़ी से या बर वक्त कोई ठोस राय कायम करना इंतहाई दुश्वार हो चुका है। लिहाजा नाज़रीन, साफ जाहिर है कि ऐसे हालात पेश आना एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ही मुमकिन है। इसी तरह 1968 के साइंस फिक्शन नावल सन 2001 ए स्पेस ओडिसे में मुसन्निफ सी क्लार्क ने खलाई मखलूक के हमले और ज़मीन पर नई ज़हीन ज़िंदगी का ख्याल पेश किया था, जिसमें लोग इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर इस्तेमाल करते हैं जिसे वो पढ़ सकते हैं, जो कि बिल्कुल आज के आईपैड जैसा था। जबकि एयरफोन और हेडसेट्स की इजाज़त से पहले 1953 के नावल फ़ारेनहाइट 451 में मुसन्निफ आर ब्रॉडबरी ने एयरफोन का जिक्र किया था। हालांकि उस वक्त तक इस किस्म की कोई इजाज़त सामने नहीं आई थी। इस नावल में जिस मुआशरे को दिखाया गया था वो कुछ ऐसी इजादात का तज़किरा सी शेल्स और थम्बी रेडियोज़ के नाम से करते थे, जो कि आज के एयरफोन और ब्लूटूथ हेडफोन से मुशाबे है। इसी तरह ख़वातीन और हज़रात, सन 1726 में जॉनथन स्विफ्ट ने अपने एक नावल गलीलियोज़ ट्रैवल्स में दावा किया था कि मरीख के 2 चांद हैं और इंसानों को ये हकीकत जानने में मज़ीद 151 साल लग गए थे। हैरान कुन तौर पर मुसन्निफ ने मरीख के इन 2 चांदों के महवर का फासला और दीगर तफसीलात भी बिल्कुल दुरुस्त बयान की थी। जबकि लेबॉर्ट्री में गोश्त की पैदावार की तैयारी का तज़किरा 1897 के साइंस फिक्शन नावल 2 पैनल्स में मिलता है, जिसमें मुसन्निफ लेबॉर्ट्री में तैयार किए जाने वाले गोश्त का जिक्र करता है, जैसा कि आज इंसान प्लांट बेस्ड मीट के तौर पर दरियाफ्त करता नजर आ रहा है। सामीन ग्रामी, इन तमाम वाक़यात का सालों पहले नावल्स में जिक्र होना और फिर बिल्कुल इस वाक़े से मुमासलत रखते हुए हालिया दौर में इसका वजूद में आना यकीनन एक मशकूक अमल है। या फिर यह भी ऐन मुमकिन है कि नावल नगारों की इन ख्यालाती दुनिया को हकीकत की दुनिया में ज़ाहिर करने वाला बाकायदा एक ग्रोह मौजूद हो, जो ऐसे नावल्स को आइडियाज़ के तौर पर लेकर इन्हें हकीकी ज़िंदगी में पूरा करते हों, ताकि इस कुरा अर्ज़ के बासियों को ख्यालाती दुनिया हकीकत में दिखाकर अपनी वाह वाह करवाई जा सके। या फिर अरसा दराज पहले अपनी मनसूबाबंदी ज़ाहिर करने के लिए ऐसे नावल्स का सहारा लिया जाता हो, जैसा कि आज के दौर में सिम्पसन कार्टून सीरीज़ और दी इकोनॉमिस्ट मैगजीन में मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी कोड्स की सूरत में दिखाने की कोशिश की जाती है, ताकि दुनिया वालों पर यह तासुर कायम किया जा सके कि इस दुनिया का निज़ाम नाउज़ुबिल्लाह वही लोग चला रहे हों जो ऐसी खुफिया तंजीमों के मालिक हैं। लेकिन बिलाशुबा अक्ल शऊर रखने वाले तमाम हजरात इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि इस दुनिया का निज़ाम चलाने वाली सिर्फ एक ही ताकत है, एक ही हस्ती है, वही वहदहू ला शरीक है, जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। वो अल्लाह ही है जो इन कुफार की तमाम तदाबीर को उल्टा इन्हीं पर लुटाता है और इन हद से तजावुज़ कर जाने वालों को महज चंद दिन की मोहलत दिए हुए है कि शायद ये हकीकत समझ लें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय कमेंट्स की सूरत में लाजमी दीजिएगा और हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।